everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 14th chapter of class 4th, which is about air, water and weather. Okay, let's start it. So air is a mixture of gases that is present all around us. We cannot see air, but we can feel it. It has weight and occupies space. Air is necessary for breathing and burning. We breathe in air, which burns the food in our body to give us energy. So students, air क्या है? Air mixture है बहुत सारी gases का. एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. हम एयर को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन फील इट, राइट? चलो, एयर का क्या होता है? वेट भी होता है, एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. एयर ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, बर्निंग के लिए नेसेसरी है. हम क्या करते हैं? एयर को ब्रीथ करते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है, जो फूड हमने खाया है वो बर्न होता है एंड उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन मूव एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़. राइट नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब एयर के क्या क्या डिफरेंट कॉम्पोजिशन है. नंबर 1, एज आई टोल्ड यू, एयर मिक्सचर है गैसेस का, डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर का. अब एयर में सभी डिफरेंट गैसेस कितने परसेंट में, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? नंबर 1 नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% एंड उसके बाद बाकी जितने भी गैसेस है वो 0.7% का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है हमारे एयर में. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अब जो चलती हुई एयर है उसको विंड कहा जाता है. एंड हमारी विंड की जो स्पीड है वो अफेक्ट एंड चेंज करती है किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के वेदर को. राइट? इन नेचर द सन हीट्स अप द लैंड. नेचर में जो हमारी लैंड हीट होती है किसकी वजह से? सन की वजह से. एंड सो द एयर नियर द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड अप. एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर लैंड एरिया पे वो भी क्या होने लगती है? हीट अप होने लगती है. द हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेज अप. अब फिर वो हॉट एयर क्या एक्सपेंड होके ऊपर की तरफ राइज अप करती है. एंड जैसे जैसे ये हॉट एयर ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर उसके स्पेस को या उसके प्लेस को कवर कर लेती है. एंड दीज मूवमेंट्स कॉज्ड बाय हॉट एंड कोल्ड एयर आर नोन एज कन्वेक्शन करेंट्स. एंड ये जो मूवमेंट्स हॉट एंड कोल्ड एयर की वजह से होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन करंट्स कहा जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ ब्रीज. अब ब्रीज मेजरली स्टूडेंट्स दो टाइप्स की होती है, दैट इज सी ब्रीज एंड अदर इज लैंड ब्रीज. ओके, सी ब्रीज क्या है? ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड हीट्स अप फास्टर देन सी वाटर. अब डे टाइम यानी कि दोपहर के वक्त जो लैंड है वो ज्यादा फास्टली हीट अप होती है सन की वजह से एज कम्पेयर टू सी वाटर. अब जो हॉट एयर होगी फ्रॉम द लैंड एरिया पे जल्दी गर्मी हो जाएगी. लैंड एरिया पे जो एयर है वो ज्यादा जल्दी हॉट हीट अप हो जाती है. इसकी वजह से वो क्या हॉट एयर एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ राइज अप होती है. एंड जो कूल एयर है फ्रॉम द सी, इट रशेस टू टेक इट्स प्लेस. ठीक है? एंड जो ठंडी हवा है सी वाले एरिया से, वो तुरंत क्या उस प्लेस की तरफ रश करती है जो अभी स्पेस खाली हुआ है, किसकी वजह से? उस हॉट एयर की वजह से जो ऊपर की तरफ राइज अप हो चुकी है. एंड इस तरीके से जो विंड ब्लो करती है फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, इसे कहा जाता है सी ब्रीज. ओके, नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज क्या है? एट नाइट. लैंड ब्रीज होता है नाइट टाइम पे, जब लैंड जो है वो जल्दी कूल हो जाती है एज कंपेयर टू सी वाटर. अब द एयर अबव द सी वाटर. अब सी वाटर के ऊपर जो एयर है वो वार्मर होती है एज कंपेयर टू द एयर विच इज अबव द लैंड. एंड जैसे ये सी के ऊपर वार्मर एयर ऊपर की तरफ राइज अप होती है, तो कूल एयर लैंड वाले एरिया से रश करके टुवर्ड्स द सी, एंड इसको क्या कहा जाता है? लैंड ब्रीज कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज वेदर. डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड वेदर. ठीक है? किसी भी एक टाइम पीरियड पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसे कहा जाता है वेदर. वेदर आपका हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी, क्लाउडी, ड्राई, ह्यूमिड कुछ भी हो सकता है. ठीक है? वेदर आपका डे टू डे, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता रहता है. यू कैन से दिस इज द सनी वेदर, ये विंडी वेदर है, एंड दिस इज द क्लाउडी वेदर. द वेदर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब किसी भी एक जगह का जो वेदर है वो डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स पे, दैट इज विंड, एयर प्रेशर, क्लाउड्स, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ऑल दीज फैक्टर्स डिपेंड ऑन ईच अदर. एंड ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. मेजर फैक्टर जो है जो कि वेदर चेंजेस को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज सन. सन इज द मेजर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस वेदर चेंजेस. द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ ड्यूरिंग नून टाइम, मेकिंग इट द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. अब सन रेज जो है डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं, किस टाइम पे? नून टाइम पे, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ सरफेस है वो हॉट हो जाता है. एंड जो डे टाइम है वो सबसे हॉटेस्ट टाइम पीरियड होता है पूरे दिन का. राइट? सन रेज फॉल स्लैंटिंगली ऑन अर्थ ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग.
अब मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे सन रेज क्या फॉल करती है अर्थ सरफेस पे, लेकिन स्लैंटिंग इस तरीके से, ठीक है, जबकि नून टाइम पे बिल्कुल ओवरहेड होती है हमारे। एंड इसकी वजह से क्योंकि स्लैंटिंग रेज फॉल होती है सन से ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम इतना ज्यादा हॉट नहीं होता, वो थोड़ा कूल होता है एज कम्पेयर टू नून टाइम। ओके, सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एज डिस्कस्ड अर्लियर। एंड सन कहीं ना कहीं लैंड एंड सी ब्रीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज वाटर। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जैसे कि हमें पता है हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट कंपाउंड है हमारे अर्थ सरफेस पे। Water is the only form of matter which is available in solid, that is ice, liquid, that is water, and gaseous, that is water vapor form. Okay? Water एक अकेला ऐसा मैटर फॉर्म है जो कि अपनी ऑल द 3 स्टेट्स पे प्रेजेंट होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट है। एंड ये जितनी भी 3 फॉर्म्स है वाटर की, ये इंटरचेंजेबल है, यानी कि आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग हम इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर के क्या क्या सोर्सेज है? नंबर 1, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर अ विलेजेस। हमारे विलेजेस, टाउन, सिटीज के लिए जो सोर्सेज हैं पानी के, दैट इज रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड वाटर। एंड ये सभी को वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। दैट मीन्स रेन जो है वो मेन और मेजर और प्राइमरी सोर्स है वाटर का। रेन occurs because of evaporation, condensation of water in nature. एंड अभी रेन यानी कि बारिश कैसे होती है? बारिश जो है नेचर में इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होती है। Now factors which affect evaporation, अब वो फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहले तो हम समझेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। When water is heated up, it changes into water vapor. This process is called evaporation. अब जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर को, ठीक है, यानी कि वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है मैटर की। जब आप उसे हीट अप करोगे यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, तो वाटर धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज होने लगता है, यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है ऑन हीटिंग। एंड इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर और हीट ऑफ द सन। सन की जो हीट है या सन का जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, वो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग द डे टाइम पे जब सन जो है क्या करता है, इट बर्न द हीट ऑफ द टेम्परेचर वाज सो हॉट एट द ओपन प्लेस, बट एट द सेम टाइम इन प्लेस ऑफ अ snow we cannot feel the high temperature of sun, and the process of evaporation also affected by the temperature of sun. सी डे टाइम पे सन जब बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, उस टाइम पे इवेपोरेशन रेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हीट जो है उस टाइम पे काफी पीक पर होती है सन की। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है या फिर सन उस टाइम पे नहीं है, क्लाउडी है नेचर, तो उस टाइम पे सन की हीट कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोरेशन रेट भी कम हो जाता है। सेकेंडली वी हैव व्हेन द एक्सपोज सरफेस इज लार्जर। ठीक है, अब जब सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन हो रहा है, एक्सपोज सरफेस एरिया जो है वो अगर लार्जर है, ठीक है, तो जितना ज्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा वाटर का, उतना जल्दी या उतना ज्यादा इवेपोरेशन फास्टली होता है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लार्ज शैलो लेक एज कम्पेयर टू स्मॉलर एंड डीपर लेक। वाटर जो है लार्ज, बड़े बड़े जो शैलो लेक्स होते हैं उनमें ज्यादा फास्टली इवेपोरेट होता है किसी छोटा या डीपर लेक के कंपैरिजन में। वाटर इन पॉन्ड्स में जो वाटर है वो ज्यादा फास्टली इवेपोरेट होगा एज कम्पेयर टू वाटर विच इज इन डीप वेल। ओके, देन स्ट्रॉन्ग विंड फेवर इवेपोरेशन। अगर बहुत स्ट्रांगली विंड यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हवा ब्लो कर रही है तो वो भी इवेपोरेशन को फेवर यानी कि इवेपोरेशन को बढ़ा देती है। टेक 2 क्लोज, आपको 2 क्लोज देने हैं जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। दोनों को आपको अंडर अ फैन यानी कि पंखे के नीचे क्या करना है, प्लेस करना है, एंड अदर वन वे अवे फ्रॉम फैन। ठीक है, नहीं, एक को तो आप क्या करोगे, अंडर अ फैन रखोगे, एंड दूसरे वाले क्लोथ को क्या फैन या विंड के सोर्स से थोड़ा दूर हमें प्लेस करना है। आप क्या नोटिस करोगे आफ्टर एन आवर दैट द वाटर इन द क्लोथ अंडर द फैन हैज इवेपोरेटेड फास्टर। वो क्लोथ जो कि आपने अंडर द फैन रखा था उसके अंदर जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो चुका है उस वाले क्लोथ के कंपैरिजन में जो आपने फैन या विंड के क्लोजनेस से दूर रखा है। ओके, सो दिस एक्सप्लेन व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्ट ऑन अ विंडी डे। तो इससे हमें समझ में आता है कि क्यों एक विंडी डे यानी कि जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन कपड़े जो है हमारे जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज व्हाट कि वहां पे जो विंड की स्पीड है वो इवेपोरेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारे क्लोथ जल्दी ड्राई हो जाते हैं। वी फील कूल अंडर अ फैन बिकॉज आवर स्वेट इवेपोरेट्स क्विकली। इसीलिए
क्या अंडर अ फैन, यानी कि जब आप चलते हुए पंखे के नीचे बैठे हो तो आपको कूल फील होता है, बिकॉज उसमें आपका स्वेट जो है काफी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है. Next is condensation. What is condensation? See, condensation is a process when water vapor cools down to change into water droplets. अब कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो वाटर वेपर है वो कूल डाउन हो जाते हैं एंड क्या बना लेते हैं, अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं. एंड आप देख सकते हो कंडेंस्ड वाटर वेपर जो है हमारे नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है. ओके, सो अब हम फॉर्म्स देखेंगे कंडेंसेशन की. नंबर 1, रेन. Rain falls because water vapor in the air get condensed and fall from clouds. अब जो बारिश होती है वो भी कैसे होती है, जो हमारे एयर में वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस्ड होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद क्लाउड्स में से क्या नीचे फॉल होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. ड्यू ड्रॉप्स कहाँ मिलती हैं, प्लांट्स, लीव्स, विंडो पेन्स. ठीक है, जब कोल्ड विंटर सीजन होता है तो विंटर मॉर्निंग्स में, जब आप विंटर सीजन में मॉर्निंग्स में जब उठोगे तो आपने देखा होगा वाटर वेपर के कंडेंस होने की वजह से ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू मतलब ओस की जो बूंदें होती हैं वो प्लांट्स, लीव्स या जो विंडो पेन्स होते हैं वहां पे देखने के लिए मिलती है. फॉग इज फॉर्म्ड इन विंटर्स. फॉग भी विंटर्स में ही आपको देखने के लिए मिलता है जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ विच आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. देन नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट का फॉर्म होता है व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेज इनटू आइस क्रिस्टल इन विंटर में जब वाटर वेपर फ्रीज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस क्रिस्टल में, तब जाके फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होता है. ओके, देन स्नो इज फॉर्म्ड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे स्नो का फॉर्मेशन होता है बिकॉज वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं एंड क्या बना लेती हैं, स्नो. नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. व्हाट इज इट? सी, impure water is taken in a container. After some time the impurities like sand settles down and this process is called sedimentation. स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, आपको एक कंटेनर में इम्प्योर वाटर लेना है एंड उस पानी को क्या थोड़ी देर के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग छोड़ देना है. कुछ टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी इम्प्योरिटीज उस पानी के अंदर थी लाइक सैंड है ना, वो नीचे सेटल हो जाएंगी. इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन. अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्लियर वाटर इज देन केयरफुली ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. अब ऊपर जो क्लियर वाटर है उसको आप धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में क्या कर सकते हो, पोर कर सकते हो. इतने धीरे करना है कि नीचे जो सैंड या जो इम्प्योरिटी सेटल हो गई थी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. ऊपर का जो साफ पानी है उसको आपको दूसरे कंटेनर में पोर कर लेना है एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है व्हाट, डिकेंटेशन. ओके, चलो नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. Filtration is the process of removing the suspended solid from water by passing it through a filter. अब filtration एक ऐसा process है जहाँ पे आप क्या पानी के अंदर जो भी suspended solids है उनको किसी एक filter के थ्रू पास करके पानी के अंदर से separate कर दो, उसे कहा जाता है filtration. जो decanted water मिला था उसको आप एक filter paper के थ्रू पास करोगे, जितने भी impurities होंगी वो filter paper पे रह जाएंगी and clear water आपका नीचे collect हो जाएगा. उसके बाद boiling. Filtered water is not safe for drinking as it may contain harmful disease causing germs. ठीक है, अब जो फिल्टर्ड वाटर आपको मिला है वो अभी भी ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए सेफ नहीं है बिकॉज इसके अंदर अभी भी कुछ हार्मफुल डिजीजेस हो सकती हैं बिकॉज ऐसे जर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो कि डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं. तो क्या किया जाएगा, क्लोरिनेशन किया जाएगा. क्लोरिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको एक केमिकल जिसका नाम है क्लोरीन, वो आपको क्या टैबलेट्स की फॉर्म में उस पानी के अंदर ऐड करना है सो दैट जितने भी हार्मफुल जर्म्स है दे ऑल विल डाई. वी कैन ऑल्सो क्लीन वाटर बाय यूजिंग फिल्टर. आप उस पानी को कुछ फिल्टर्स का यूज करके भी क्या क्लीन कर सकते हो, जैसे कि एक्वागार्ड एंड आरओ. ये क्या करते हैं, दे किल द जर्म्स एंड रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. ये पानी में जितने भी जर्म्स हैं उनको किल कर देते हैं एंड इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर देते हैं. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ वाटर. फिर आफ्टर प्योरीफाइंग द वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल. अब वाटर को प्योरीफाई करने के बाद आपको उसे क्लीन एंड कवर्ड ऐसे वेसल में, ऐसे बर्तनों में रखना है जो साफ हो और कवर्ड को. वी शुड वॉश आवर हैंड्स. ठीक है, और उसके बाद उस वेसल में से पानी निकालने से पहले आपको अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए. कंटेनर शुड बी केप्ट इन अ नीट एंड क्लीन प्लेस अवे फ्रॉम डस्टबिन. एंड उस कंटेनर को आपको एक नीट एंड क्लीन प्लेस पे रखना है जो कि डस्टबिन से क्या हो, दूर. ओके, चलो. So the chapter is completed and I hope you all must have understood it very well. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.